अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है। मेरा ताल्लुक कनेक्ट रियल एस्टेट से है। मार्केट में मुख्तलिफ़ किस्म के बायर्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सेलर्स हैं। किसी के लिए मार्केट अच्छी है, किसी के लिए बुरी है। इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। इसको मैं ऐसे समझा दूं कि देखें, एक मेरे पास एक बायर आया, उसने कहा कि भाई मैं स्टेशनरी का काम करता हूँ, अपने कारोबार में मैंने पैसे लगाए हुए हैं, वहाँ से कमाता भी हूँ, लेकिन अब मुझे अपने कारोबार से पैसे निकालने हैं बाहर, कुछ अपने नाम पे इन्वेस्टमेंट्स करनी है और लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट्स करनी है। हर चीज़ को, हर पैसे को तो मैं कारोबार में नहीं लगा के रखूँगा ना। तो मैंने दुकान भी बना ली, उधार भी लगा लिया, प्रोडक्शन भी कर ली, सब कुछ कर लिया। अब मैंने जो नफ़ा कमाया मैं उसकी प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, 4-5 साल 10 साल को टारगेट करना चाहता हूँ। तो एक वो बायर था। फिर उसके बाद एक सेलर आया, उससे कहा कि भी मैं तो अपने प्लॉट बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट में GATRL को अच्छा देख रहा हूँ, मैं GHNI को अच्छा देख रहा हूँ, और मैं तो एक दो स्टॉक और है फैसल बैंक को अच्छा देख रहा हूँ। तो मैं तो वहाँ पे अपने पैसे को डबल होता हुआ देख रहा हूँ। तो क्या साल भर में आपका प्लॉट डबल हो जाएगा? तो मैं कहता हूँ भाई मैं तो मादा चाहता हूँ, मैं तो ऐसी कोई चीज़ नहीं देख रहा। तो वो कहते हैं अभी बेचो। मैंने कहा ठीक है, यू आर मोस्ट वेलकम, आप बेचे अपनी चीज़ को। तो इसी तरह के एक बार सेलर में भाई इस तरह से आया, उसने कहा कि भाई मुझे बाहर दुबई में मैंने कुछ फ्लैट्स लिए हुए, उसकी मुझे इंस्टॉलमेंट्स की पे ऑफ करनी है। तो आपको भाई इसमें कुछ जान दिखती है? मैंने कहा भाई ये बात ये कि आपको पेमेंट्स करनी है, आपको ज़रूरत है, आप बेचें इस चीज़ को। उन्होंने प्लॉट बेचा और फिर वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे ऑफ करने जा रहे हैं। उन्होंने अपना वेला बेचा है इसमें स्पोर्ट्स सिटी का, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने ट्रांसफ़र भी कराया बेहरटों कराची में। तो वो बेच के वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को पे ऑफ करेंगे। इसी तरह से हर किसी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब किसी ने अली ब्लॉक में मकान बनाना है, वो चाहता है कि भी मुझे अली ब्लॉक में मकान बनाना है, वकार कोई अच्छी चीज़ लेके दे दो, मुझे जल्दी नहीं है, लेकिन अब मैं अपने मकान को बनाना चाहता हूँ, बहुत कर ली इन्वेस्टमेंट, बहुत कर लिया वेट, मुझे बेहतर मकान बनाने के लिहाज से बेहतरीन लगता है, अली ब्लॉक दे दो, प्रश्न 8 दे दो, 6 दे दो, मैं रहना चाहता हूँ। ओके की रिपोर्ट है, बेहतरीन। अब वो मार्केट ऊपर हो नीचे हो, NOC है नहीं है, अकड़म बकड़म जो दिमाग में आता है कर लो, लेकिन उसको मकान बनाना है। फाइनली सोच के बैठ गया वो, क्या भाई 42 की चीज़ क्या हो जाएगी, वो कार भी 37 की हो जाएगी, 36 की हो जाएगी, मूव ऑन करो, लेके दो मुझे। फिर एक बायर सेलर आता है, वो कहता है वकार भाई मुझे तो अपने बच्चों को बाहर भेजना है, और हमारी तो स्टडीज़ हैं बच्चों की, और मुझे तो पैसे इकट्ठे करने हैं, जनवरी में उनकी पेमेंट्स करनी है। तो भाई एनी हाउ रेट बढ़ता है नहीं बढ़ता, ये आपका मॉनेटरी पॉलिसीज में जो समझ है उसको पूरी की पूरी, 2 मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद कुछ रेट 2-4 लाख बेहतर होता भी है या नहीं होता, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं। आप मेरा प्लॉट बेचो, मुझे ज़रूरत है। कहने का मकसद ये है, आज ही नहीं तकरीबन साल भर से एक ही बात कर रहा हूँ, और मैंने कभी भी इस तरह से बाइंग कॉल नहीं की। मैं आज आपको समझा दूं बात को, कि जब मैं कहता हूँ परचेजिंग करो, राइट टाइम है, उसका वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि भाई देखिए, आज आपके पास चॉइस है। आप छोटा नंबर वाला 3C भी ले सकते हो, बड़े नंबर वाला भी ले सकते हो, कॉर्नर भी ले सकते हो, आप हर तरह का आपके पास 7D में ऑप्शन है, 7B, 6B, 5B। आप लोकेशन पे जाके समझ के अपने लिहाज से चीज़ को परचेज कर सकते हो। आज से कुछ दिन पहले सेक्टर 3C में बहुत सारे प्लॉट्स अवेलेबल थे, आज नहीं है। कल को उससे अवेलेबिलिटी फिर आ जाए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। अब क्या मामला है? अब मैं कहता हूँ कि राइट टाइम इसलिए क्योंकि आज आप नए होते हैं, आपकी नई मेंबरशिप होती है, ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ होता। आप जिस ब्रोकर से ले रहे हो, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं होता कतन किसी भी लिहाज से। आपको लग रहा होता है कि वो जो प्लॉट लेके दे रहा है उस पर टॉप रख रहा है। तो वो इस नजरिए से आप ये नहीं देखते कि 1.5 करोड़ की चीज 80-85 की मिल रही है, वो ले लें, या 80-85 लाख के ऊपर 8 लाख रुपए टोकन दे रहे हैं, वो सेफ एंड सिक्योर होगा कि नहीं होगा। आपकी अक्सर लोगों की फिक्र ये रह जाती है कि भाई 84-85 लाख का प्लॉट ले रहा हूँ, इसकी टॉप कितनी होगी। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप मेरे पास आ रहे हैं, मुझसे काम करना चाह रहे हैं, तो पहली बात तो आप ज़हन में रखें कि मेरी टॉप नहीं होगी, आगे आने वाले ब्रोकर की हो नहीं हो, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। हम जो चीज़ लेके देंगे वो रेटों में होगी। अच्छा, अब हम इसका कंपैरिजन कैसे करें कि भाई हमें उसका कॉम्पिटिटिव प्लॉट किस प्राइस से मिल रहा है। जैसे फर्स्ट बेड में अगर हम कोई प्लॉट लेते हैं 14B में, वहाँ एक मिसाल के तौर पर 32 लाख का मैं आपको प्लॉट लेके दे रहा हूँ। अब आप देखेंगे कॉम्पिटिटिव प्लॉट उसी फर्स्ट बेड में कितने के मिले, 33, 34, 35 या 30 लाख का भी अवेलेबल है। तो जो बेस्ट प्राइस है आपको चीज मिले, उसको आप एक्सेप्ट करें। अब आगे वाले ब्रोकर ने कुछ रखा है नहीं रखा, वो नुकसान में बेच रहा है, वो क्या कर रहा है। वैसे तो पिछले 6 महीने में अक्सर इन्वेस्टर्स ने, अक्सर ब्रोकर्स ने जो टोकन लगा के कमाया काम किया, वो नुकसान ही किया। लेकिन बहरहाल इस लिहाज से राइट टाइम है। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि भाई आप जो है, अच्छा अभी एक कमेंट आया मेरे पास, वो कहते हैं कि जनाब आपकी वजह से मैंने प्लॉट रोका। मुझे नहीं पता भाई आपने मुझसे कब मशवरा किया, कब कॉल किया, आपने मुझे अपनी क्या सिचुएशन समझाई। आपने मेरी बात पे कोई अमल करना भी तो भाई मुझसे रब्ता करो, मुझसे पूरी अपनी सिचुएशन समझाओ, फिर मैं आपको मशवरा दूंगा कि भाई आपकी परचेजिंग बनती भी है या नहीं बनती।
उसके बाद आप फिर डिसीजन ले लो। अब फिर अक्सर ऐसा लॉटीज है, मैं जिनको मना नहीं करता भाई, मैं कहता हूँ बेचो, आप तो रुको ही नहीं, क्योंकि अगली लॉट DHA नॉर्थ की आएगी, फिर आप क्या करोगे, फिर तो आप बेच ही नहीं पाओगे, क्योंकि उन्हें भी प्लॉट बेचने होंगे। अभी 3 साल से उनका NOCs नहीं मिली हुई और उसकी जमीन में कोई इश्यूज भी चल रहे हैं, लेकिन सप्लाई आती ही रहती है। आप अपनी जरूरत को बेचें, 10-15 साल से आप रख के बैठे हुए चीज को बेचें और आगे निकले। कभी FED लग जाती है, कभी कोई प्रॉब्लम लग जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मार्केट में नई न्यूज चल रही थी कि भाई ऑफिशियल अमाउंट बढ़ेगी। अच्छा, कुछ लोगों से मैंने सुना कि कुछ ब्रोकर्स तो पार्टियों को बोल रहे हैं कि भाई ऑफिशियल अमाउंट कम होगी। तो भाई हमने तो चीजें बढ़ती हुई देखी है, हमेशा कम होते हुए तो नहीं देखी। एक आध दफा ही कम हुई है, वो भी गलत था डिसीजन मेरे लिहाज से। बाकी ये कि FED हटने की बातें भी आ रही हैं, अल्लाह करे हट जाए। और फिर जो ये लेट फाइलर वाला मामला हुआ, ये भी नुकसानदेह, क्योंकि बहुत कम लोग थे जो एज अ नॉन फाइलर ट्रांसफर करवाते थे। नॉन फाइलर होते जरूर थे, फाइलर बन के फिर ट्रांसफर करवा लिया करते थे। तो FED लगने से और नॉन एज अ जो नया फाइलर बनता है, लेट फाइलर, उससे थोड़ा नुकसान हुआ है, उससे लोगों को झटका पड़ा है। ज्यादा ऑफिशियल वाले अमाउंट वाली चीजों में बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है, वहां परेशानी है, लेकिन उम्मीद है कि वो चीजें भी हल हो जाएंगी। अगर हो जाती हैं तो एक अच्छी उम्मीद होगी। प्रॉपर्टी को परचेज क्यों किया जाए, ये बार बार सवाल किया जाता है। देखो भाई, बात ये है कि कुछ फैक्टर्स तो ऐसे थे कि जो बिल्कुल आपकी प्रॉपर्टी के हक में नहीं, जैसे स्टॉक मार्केट का चलना, मजीद ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको चलना अभी बाकी है, उन पे इन्वेस्टमेंट्स होना, लोगों का रुझान स्टॉक मार्केट की तरफ होना, लोगों का इकोनॉमी ओवरसीज का यहाँ पैसे को इंजेक्ट ना करना। और फिर उसके बाद वहीं पे कंपैरेटिवली अगर बात करें तो इकोनॉमी अच्छी हो रही है, इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है, बैंक से में जो मजीद इन्वेस्टमेंट होती थी वो प्रॉपर्टी की तरफ भी आएगी, स्टॉक मार्केट की तरफ भी जाएगी। फिर जिसको प्रॉपर्टी का पता, प्रॉपर्टी पे करेगा, जिसको स्टॉक का नहीं पता, वो वहां नहीं जा पाएगा। फिर इसी के साथ साथ फिर जो मनी एक्सपेंसिव बन रहा है, वो एक पॉजिटिव हमारे पास चॉइस है, हमारे पास एक न्यूज है, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो रही है। और फिर उसके बाद DHT कराची खुद बहुत वहां डिसीजंस ले रहा है, खुद वहां खुद उसकी पार्टिसिपेशन बहुत है। ये 3 फैक्टर्स हैं जो मैं कहता हूं कि DHT कराची में परचेसिंग बनती है लॉन्ग टर्म, नॉट शॉर्ट टर्म। 2-4 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए मेरे पास आओगे भाई, कोई फायदा नहीं है, मत आओ। लॉन्ग टर्म के लिए आओगे, सोच कर आओगे, आप फायदे में रहोगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।